तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज मेरे पीछे जो इमेज लगी हुई है आप देख रहे हैं किसकी है ये, ठीक है? चेहरे से ही पहचान रहे होंगे। ये हैं दिल्ली सल्तनत के सबसे महान शासक। नाम है इनका सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है? अलाउद्दीन खिलजी, इनको तो आप जानते हैं। रणवीर सिंह की फोटो लगी हुई है यहाँ पे। रणवीर सिंह जो अभी उन्होंने आपने एक देखा होगा, एक मूवी आई थी पद्मावती, बाद में उसको पद्मावत कर दिया गया था। तो उसमें से ये आपने देखा होगा, खिला अलाउद्दीन खिलजी का किरदार इन्होंने ही निभाया था, रणवीर सिंह ने। और मुझे काफ़ी अच्छा कैरेक्टर लगा था इनका, अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल वास्तविकता में अलाउद्दीन खिलजी ही लग रहे थे उस समय यार। ये पूछे मत ना कि बिल्कुल एकदम, देखिए क्या, देखिए एकदम आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने किरदार निभाया था, बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है? जो राणा रतन सिंह से किस तरीके से इन्होंने युद्ध किया था उस समय, और किस तरीके से, मतलब पूरा कैरेक्टर यार मुझे बहुत अच्छा लगा था इनका उस समय। अलाउद्दीन खिलजी का जो इन्होंने कैरेक्टर किया था, बहुत मस्त कैरेक्टर लगा था मुझे। अभी तक रणवीर सिंह की हर एक फिल्म में सबसे जब बढ़िया कैरेक्टर मुझे अलाउद्दीन खिलजी वाला ही लगा था, ठीक है? चलिए, वास्तविकता में आप देख सकते हैं ये है अलाउद्दीन खिलजी। वास्तविकता की फोटो आप इनको देख सकते हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी हैं जो इधर दिखाई दे रहे हैं। और ये दोनों की दोनों फोटो जो है रणवीर सिंह के, मुझे फोटो देख करके हंसी जी बहुत आ रही है ठीक है? क्योंकि इन्होंने किरदार ही ऐसा निभाया था कि मैं कायल हो गया पूरी तरीके से, ठीक है? चलिए, तो शुरू करें बिना किसी देरी के अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के, ठीक है? आप देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी, और बहुत सारे चेंजिंग करते हैं यहाँ पर, बदलाव करते हैं खिलजी वंश में। बहुत ज़्यादा बदलावों को लेकर के आते हैं यहाँ पे। काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है? चलिए शुरू करें बिना किसी देरी के। देखिए, खिलजी वंश के बारे में हमने बात करी थी पिछली क्लास में। हमने खिलजी वंश के यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को हमने देखा था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विषय में हमने बात करी थी, और इसकी हत्या इसी के भतीजे, नाम था इसका अलाउद्दीन खिलजी, इसके द्वारा कर दी जाती है। तो आज जो हमें पढ़ना है वो अलाउद्दीन खिलजी को हमें पढ़ना है। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है? अलाउद्दीन खिलजी। कहानी मैंने बताई थी कि क्यों ये शासक बने, किस तरीके से शासक बने। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए, हुआ क्या था कि 1296 एडी की बात थी, 1296 ईस्वी की बात थी। 1296 ईस्वी में इन्होंने देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी पर आक्रमण किया था किसने? देवगिरी पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है? देवगिरी पर आक्रमण, देवगिरी पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 एडी में। 1295 एडी में ये कहता है कि मैं मध्य प्रदेश की ओर जा रहा हूँ, ठीक है? एक आक्रमण करने के लिए जाता है, पर आज्ञा मांग करके, परमिशन मांगता अपने चाचा से, और यहाँ से सीधा ये देवगिरी चले जाते हैं। देवगिरी में उस समय जो शासक होता है उसका नाम होता है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव का रामचंद्र देव देवगिरी का उस समय शासक होता है। और उसी समय ये जैसे ही जाता रहता है तो मार्ग में इसका कई लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही बात बोलता है कि मेरे चाचा से मेरा झगड़ा हो गया है और मुझे मेरे चाचा ने निकाल दिया गया है, और मैं एक व्यापार करने के लिए मैं दक्षिण भारत जा रहा हूँ, तमिलनाडु जा रहा हूँ। लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। फिर सोचा कि यार घर से निकाल दिया है तो कोई बात नहीं, इसको जाने दीजिए, व्यापार करने के उद्देश्य से आया। लेकिन अचानक इसने जाकर के देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। चंद्रदेव, रामचंद्र देव अचंभित हो गए कि कैसे अचानक आक्रमण कर दिया इसने। और यहाँ से जाने के बाद फिर इसने आक्रमण किया। 1296 एडी की बात है, दोनों के मध्य युद्ध होता है। उस युद्ध में रामचंद्र देव की हार होती है, दोनों के मध्य संधि होती है। उस संधि के दौरान रामचंद्र देव के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ज़्यादा धन दिया जाता है और ये वापस जाने लगता है। लेकिन उसके बाद उसका बेटा शंकरदेव रास्ते में मिल जाता है। रामचंद्र देव का पुत्र शंकरदेव रास्ते में मिल जाता है, दोनों के मध्य युद्ध होता है। उस युद्ध में शंकरदेव की हार हो जाती है। हार का कारण क्या था कि इसका एक सैनिक था, इसका एक ठीक है सहपाठी था, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की हार होने वाली होती है, शंकरदेव के सामने हार होने वाली है, तभी वो अपनी सेना लेकर के वहां आ जाता है, कुछ सैनिकों के साथ वहां आ जाता है, ठीक है? उस सेना का प्रतिनिधित्व करता है। और शंकरदेव को लगता है कि ये दिल्ली से आने वाली वही सेना है जिसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी ने मेरे पिता से कहा था कि 20,000 की टुकड़ी, 20,000 सैनिकों की टुकड़ी यहाँ पर आ रही है। बाद में दोनों के मध्य दूसरी संधि होती है, और उस संधि के दौरान शंकरदेव के द्वारा और रामचंद्र के द्वारा बहुत ज़्यादा संपदा, धन संपदा दी जाती है। और अलाउद्दीन खिलजी वहाँ से लेकर के कहाँ पहुँच जाता है? सीधा कड़ा मानिकपुर पहुँच जाता है। कड़ा मानिकपुर कहाँ पड़ता है? कड़ा मानिकपुर यूपी यानी उत्तर प्रदेश में, एक यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में एक सूबा था। उस सूबे का, कड़ा मानिकपुर के सूबे का, पहले वहाँ पे मैंने बताया ना, ठीक है, एक व्यक्ति था,
मलिक छज्जू को वहाँ का सूबेदार बना दिया जाता है, लेकिन वो विद्रोह कर देता है जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ। जलालुद्दीन उसको क्षमा कर देता है, उसको कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी से हटा देता है। उसके स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी को सूबेदारी दी जाती है कड़ा मानिकपुर की। जब ये दक्षिण भारत से लूट करके जाता है तो वो सीधा पहुंचता है कड़ा मानिकपुर। कड़ा मानिकपुर जाता है, इसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि ये धन को अपने पास धन इकट्ठा करना चाह रहा था, क्योंकि इसको केवल और केवल दिल्ली सल्तनत का शासक बनना था, दिल्ली का शासक बनना था, दिल्ली का सुल्तान बनना था। उसके लिए इसको धन चाहिए था, क्योंकि जो तुर्क सरदार थे, अभी तक देखा होगा मैंने बताया था कि जितने भी तुर्क सरदार थे वो लोग सिर्फ ये चाहते थे कि हमें पैसा मिले और जिस तरह से हमें सपोर्ट मिलेगा हम उसकी तरफ होंगे। अलाउद्दीन खिलजी जान चुका था कि अलाउद्दीन खिलजी को यह पता था कि अगर मैं तुरंत आऊँगा तो मेरे बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे खिलाफ ही विद्रोह हो जाएगा और ये मेरे खिलाफ ही विद्रोह करना शुरू कर देंगे। इसने पहले धन संपदा इकट्ठी करी, लालच दिया अपने चाचा को। चाचा इससे नाराज हो गया। जब चाचा को पता चला, जलालुद्दीन खिलजी को पता चला कि मेरे भतीजे ने मेरे बगैर पूछे देवगिरी पर आक्रमण किया है, तो उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं पूरी संपत्ति जो मैं लूट कर लेकर आया हूं मैं अपने चाचा को दे दूंगा, वह चाचा मुझे माफ कर दें। इस पर शर्त यह रखी थी कि मैं चाचा से वहां जाकर नहीं मिलूंगा दिल्ली सल्तनत में, चाचा को मुझसे मिलने के लिए कड़ा मानिकपुर ही आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? कड़ा मानिकपुर ही आना पड़ेगा। और कड़ा मानिकपुर जब ये आया, कड़ा मानिकपुर ये आया, कौन? इसका चाचा। तो रास्ते में देखिए नदी पड़ती थी जिसे बोलते हैं गंगा नदी। गंगा नदी पड़ती है, गंगा नदी को पार कर करके इसका चाचा उस समय जो जलालुद्दीन खिलजी था उस समय ग्वालियर में था, ग्वालियर में, और ग्वालियर से वो गया, कुछ सैनिकों को लेकर के गया और यहाँ से जाने के बाद वो जैसे ही उसने गंगा नदी पार करी तो गंगा नदी के तट पर ही डेट थी 16 अप्रैल, ठीक है, 16 तारीख थी। उस 16 तारीख को, यानी बात करें 16 को, ठीक है, तो डेट थी 16 जुलाई, ठीक है, सॉरी 16 जुलाई को डेट थी, 16 जुलाई, ठीक है, याद रखना 16 जुलाई को, ठीक है, 16 जुलाई को, 16 जुलाई को, ठीक है, 16 जुलाई की डेट थी। इस तारीख को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस अपने चाचा को मार दिया जाता है और उसके कुछ दिन बाद ही, मतलब 4 दिन बाद ही राज्याभिषेक करता है 20 जुलाई को। तो 20 जुलाई को एक शासक बनता है, याद रखना 20 जुलाई को ये शासक बनता है। तो इस तरीके से इसने अपने चाचा की हत्या करी। जब इसने अपने चाचा की हत्या करी तो इससे बहुत लोग नाराज हो गए। हत्या करने के बाद हुआ क्या था, कड़ा मानिकपुर और अवध में इसके पूरे जो इसका सर था जलालुद्दीन खिलजी का, उसको पूरे शहर में घुमाया, पूरे सूबे में घुमाया और ये चेतावनी दी गई थी कि मेरे खिलाफ जो विद्रोह करेगा उसका यही हाल होगा। ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, ठीक है। चलिए, तो अलाउद्दीन खिलजी, अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक। राज्याभिषेक कब हुआ था? तो देखिए राज्याभिषेक कब हुआ था, 1296 AD में इसने अपने चाचा को मारा। 96 मारने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम था, इसको तो आप जानते हैं, इसका वास्तविक नाम, इसके वास्तविक नाम की हम बात करें तो वास्तविक नाम था इसका अली गुरसप। क्या नाम था? अली गुरसप। अली गुरसप, अली गुरसप जो था इसका वास्तविक नाम था, इसका राज्याभिषेक, ठीक है, राज्याभिषेक, ठीक है, इसका राज्याभिषेक 20 जुलाई, ठीक है, 1296 AD को हुआ था। इसका राज्याभिषेक 20 जुलाई 1296 AD को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो बात करें तो ये जो राज्याभिषेक हुआ था ये बलबन के द्वारा एक महल बनवाया गया था, ठीक है, बलबन के द्वारा बनवाया गया महल, बलबन के द्वारा, ठीक है, बलबन के द्वारा बनवाया गया लाल महल में, ठीक है, जो बलबन ने अपने रहने के लिए लाल महल बनवाया था दिल्ली में, वहीं पर इसका राज्याभिषेक हुआ था। लाल महल में 20 जुलाई 1296 AD को इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसका वास्तविक नाम अली गुरसप था। तो याद रखना, अगर वास्तविक नाम पूछ लिया जाए कि क्या नाम होता है तो वास्तविक नाम था इसका अली गुरसप। 1296 AD में देवगिरी अभियान कर करके आता है। उसके बाद इसने अपने चाचा को मारा। चाचा को मारने के बाद 20 जुलाई 1296 AD को इसने अपना राज्याभिषेक किया। शासनकाल की बात करें कि अलाउद्दीन का शासनकाल कितना था, तो 1296 AD से लेकर के 1316 AD तक इसका शासनकाल होता है, ठीक है, याद रखना 16 ईस्वी तक। तो इसका शासनकाल 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। इतने समय तक ये शासक बना रहता है। इसने कुछ उपाधियां धारण करी। अब इनकी उपाधियों की बात करें कि कौन कौन सी इसकी उपाधि थी, तो देखिए एक उपाधि धारण करी थी इसने, ठीक है, सिकंदर सानी, ठीक है, इसने एक द्वितीय सिकंदर के नाम से विशेष जाना जाता है, ठीक है, द्वितीय सिकंदर यानी सिकंदर द्वितीय, तो द्वितीय सिकंदर एक उपाधि यानी
चलिए मैं उपाधि लिख देता हूँ। चलो अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियाँ, ठीक है, बहुत सारी उपाधियाँ धारण करता है, ठीक है। पहली, ठीक है, इसने एक उपाधि धारण करी थी जिसका नाम था अबुल मुजफ्फर, यानी इसका जो पूरा नाम था, इसका नाम था अबुल मुजफ्फर सुल्तान अल दुनिया व दिन मोहम्मद शाह खिलजी। इसने एक उपाधि धारण करी थी, इस उपाधि का नाम था अब्दुल मोहम्मद, ठीक है। इस उपाधि का नाम था अब्दुल मोहम्मद सुल्तान अल दुनिया व दीन मोहम्मद शाह खिलजी। क्या नाम था? अब्दुल मोहम्मद सुल्तान अल दुनिया, ठीक है, सुल्तान अल दुनिया अल दुनिया व दीन मोहम्मद शाह खिलजी, इसकी एक उपाधि थी। तो मैं लिख देता हूँ इस उपाधि को, थोड़ा सा बड़ा नाम है उपाधि में इसमें। इसका नाम था अब्दुल मोहम्मद, क्या नाम था? अब्दुल मोहम्मद अल दुनिया वाह, ठीक है, अब्दुल मोहम्मद अल दुनिया वाह, ठीक है, अब्दुल मोहम्मद अल दुनिया वाह दीन मोहम्मद, ठीक है, क्या है जी? दीन मोहम्मद अल दुनिया वाह दीन मोहम्मद शाह खिलजी, शाह खिलजी, ये इसने उपाधि धारण करी थी, याद रखना। पहली उपाधि धारण करी थी इसने अब्दुल मोहम्मद अल दुनिया व दीन मोहम्मद शाह खिलजी, इसने ये उपाधि धारण करी थी। इसके बाद इसने यमनी उल, ठीक है, खिलाफत, यमनी उल खिलाफत नंबर 2 की बात करें तो इसने धारण करी थी यमनी, ठीक है, यमनी उल खिलाफत, ठीक है, यमनी उल खिलाफत की इसने उपाधि धारण करी थी, ठीक है। नासिर अमीर मुमनिन, ठीक है, नासिर, ठीक है, नासिर अमीर मुमनिन, ये उपाधि भी इसने धारण करी थी। नासिर अमीर मुमनिन की उपाधि धारण करी थी, इसका मतलब होता था, ठीक है, इसका मतलब होता था सुल्तान का नायब, यानी खलीफा का नाइब, खलीफा का नाइब, खलीफा, ठीक है, खलीफा का नाइब, ठीक है, नाइब यानी खलीफा का मुख्य आदमी, यानी इसका मतलब होता था खलीफा का नाइब, ठीक है। नाइब का मतलब होता है कि खलीफा के बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो यही था, इसने इसकी उपाधि धारण करी थी। इसके साथ साथ इसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करी थी। नंबर 3 पे की बात करें तो इसने क्या करा था? द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करी थी। द्वितीय सिकंदर, इसने कहा था कि मैं इस पृथ्वी पर दूसरा सिकंदर हूँ, द्वितीय सिकंदर की बात करी। और सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करी थी इसने, किसकी उपाधि धारण करी थी? सिकंदर ए सानी। नंबर 4 की बात करें तो इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करी, किसकी उपाधि धारण करी थी? सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करी, ठीक है, सिकंदर ए सानी। इसने ये उपाधि कब धारण करी थी? सिकंदर ए सानी की बात करें तो इसने ये उपाधि कब धारण करी थी? देखिए इसने हुआ क्या था कि इसने विश्व विजय की बात करी थी, विश्व विजय, ठीक है। तो विश्व विजय यानी एक नए धर्म की स्थापना करी थी और नए धर्म के साथ साथ इसने विश्व विजय की योजना बनाई। तो उसी समय इसने यानी अलाउद्दीन खिलजी ने ये उपाधि धारण करी। नाम क्या था इसका? द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे भी बताता हूँ, इससे आगे चलिए। ठीक है, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो सिकंदर ए सानी पहली उपाधि धारण करी थी इसने अब्दुल मोहम्मद अल दुनिया व दीन मोहम्मद शाह खिलजी, पहली उपाधि थी इसकी ये। यमनी उल खिलाफत नासिर अमीर मुमिन, ठीक है, नासिर अमीर मुमिन, यानी इसने कहा था अपने आप को खलीफा का नाइब कहा था, यानी खलीफा के बाद कोई अगर महत्वपूर्ण पद है तो वो मेरा होगा, इसने अपने आप को कहा था। द्वितीय सिकंदर कहा था इसने अपने आप को। तो ये पूछा जाता है कि किस सुल्तान ने, किस दिल्ली के सुल्तान ने अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहा? सिकंदर सानी, सिकंदर सानी, इसने सिकंदर सानी की जो उपाधि धारण करी थी, ये जब उपाधि धारण करी थी जब इसने एक नया धर्म चलाया और इसके साथ साथ इसने एक विश्व विजय की योजना बनाई।
तो इसने अपने आप को सिकंदर सानी कहा। ठीक है, आगे बात करें, नेक्स्ट आगे। ठीक है, आगे बात करें कि इसने कौन सी उपाधि और धारण करी थी, तो इसके विषय में बात करें। ठीक है, उपाधियां। ठीक है, ठीक है, देखिए इसके साथ साथ इसने जो उपाधि धारण करी थी, इसने कहा था विश्व का सुल्तान। विषय कहा गया था विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग विजेता, जनता का चरवाहा। ठीक है, पृथ्वी का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, विश्व का सुल्तान, ठीक है, युग विजेता और जनता का चरवाहा, ये उपाधियां भी धारण करी थी इसने। ठीक है, ठीक है, विश्व का सुल्तान, विश्व का सुल्तान, ठीक है, जनता का चरवाहा, जनता का चरवाहा, युग विजेता, ठीक है, और पृथ्वी के शासकों का सुल्तान। ये जो उपाधि दी गई थी, ये तीनों, ये सभी की सभी उपाधियां अमीर खुसरो के द्वारा दी गई थी इसे। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। ये सभी की सभी उपाधियां, यानी ये जो उपाधि दी गई थी अमीर खुसरो के द्वारा दी गई थी, याद रखना, अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, अमीर खुसरो ने इसको इन उपाधियों से सम्मानित किया, यानी इसे विश्व का सुल्तान कहा, इसको जनता का चरवाहा कहा, जनता की इसको बहुत ज़्यादा फिक्र थी। ठीक है, क्योंकि इसने जनता के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य भी किए थे। अभी आप देखोगे बाजार नियंत्रण प्रणाली जो बलबन ने अपनाई गई थी, उसको बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छे तरीके से लागू किया। युग विजेता कहा गया इसे, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान कहा गया था इसे। ठीक है, इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की प्रारंभिक कठिनाइयों की अगर हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी की कौन कौन सी प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी, क्योंकि शासक बनने के बाद इसको बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, क्योंकि इसने एक ऐसे शासक का वध किया था जो बहुत दयालु था। दिल्ली सल्तनत में सबसे दयालु शासक वही शासक था। लोग जानते भी थे कि जो सरदार थे वो ये लोग जानते भी थे कि उस समय कि एक जलालुद्दीन खिलजी जो है वो बूढ़ा है, 70 वर्ष की अवस्था है उसकी, और ये पूरी तरीके से शासन सत्ता नहीं संभाल सकता है। लेकिन ये लोग जानते थे कि अगर किसी एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता आ गई तो फिर हमारा इसमें कोई कुछ नहीं रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि इसमें हमारी जितनी भी अब तक हमारे हाथ में कोई पावर होती थी वो नहीं होगी। वही हुआ था इसके साथ में। जब ये शासक बना तो इसको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली बात तो इसने मंगोल आक्रमण, यानी मंगोलों का आक्रमण हुआ था। पंजाब में खोखरों ने इसके समय में विद्रोह किया था, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर और मध्य भारत में और राजस्थान में, ठीक है, मध्य भारत राजस्थान में इनमें विद्रोह होने लगे थे। लखनौती यानी पश्चिम बंगाल के मालदा वाले जिले में, लखनौती में इसमें विद्रोह हो गए थे। तो इस तरीके से इसके खिलाफ कुछ विद्रोह हुए। पहला पंजाब में विद्रोह हुआ, मंगोल आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था इसी के समय में। ठीक है, तो इसके समय में बहुत सारी कठिनाइयों का इसे सामना करना पड़ा। तो कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी? ठीक है, कठिनाइयों की बात करें तो देखिए, जब ये शासक बना तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला है कि सबसे पहले कि एक जो मंगोल आक्रमण था, ठीक है, मंगोल जो आक्रमण था, मंगोल आक्रमण का खतरा। अब क्यों था ये मंगोल आक्रमण का खतरा, मैं बता देता हूं अभी। देखिए, मंगोल आक्रमण का खतरा, ठीक है, पहले तो इसके ऊपर सबसे पहले तो यही मंडरा रहा था, मंगोल आक्रमण का खतरा। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जिस जलालुद्दीन खिलजी को मारा था उसी ने दिल्ली में एक मंगोलपुरी बसाया। ठीक है, दिल्ली में मंगोलपुरी की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर इसने मंगोलों को वेतन भत्ते, उनके रहने के लिए जगह, यानी हर एक चीज़ की सुविधा उपलब्ध कर दी गई थी। तो इसलिए मंगोल इससे नाराज हो गए। क्योंकि इसने जलालुद्दीन खिलजी को मारा, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने ही मंगोलों को दिल्ली में बसाया था, उनके लिए रहने के लिए वेतन भत्ते आदि उपलब्ध कराए थे। इसलिए मंगोल आक्रमण बार बार मंगोलों का आक्रमण हो रहा था इसकी सीमा पे।
दूसरा जो था पंजाब में खोखरों का विद्रोह हुआ। दूसरा पंजाब में खोखरों का विद्रोह होना शुरू हो गया था। पंजाब में जो खोखर जाति थी उसने विद्रोह कर दिया, शुरू कर दिया, क्योंकि सभी के सभी अपने आप को स्वतंत्र करना चाह रहे थे। तो पंजाब में खोखरों का विद्रोह, पंजाब में खोखरों का विद्रोह, ठीक है, खोखरों का विद्रोह, ठीक है। इसी के साथ साथ राजस्थान, राजस्थान राजस्थान ठीक है, राजस्थान के रणथंभौर और नागौर, ठीक है, राजस्थान का रणथंभौर नागौर, गुजरात और कुछ दिल्ली की, यानी इसकी जो राजधानी थी दिल्ली, उसमें भी विद्रोह होने शुरू हो गए थे। कई शासक थे, बहुत सारे कई छोटे छोटे स्थानीय शासक थे। राजधानी में जिनको इसने नियुक्त किया था उन्हीं ने ही आक्रमण करना शुरू कर दिया था, उन्होंने ही विद्रोह करना शुरू कर दिया था। अभी बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे यहाँ पे, जलालुद्दीन के जब दिल्ली पर अधिकार किया था तो उस समय इसके सामने कठिनाई कितनी आई थी, ठीक है। रणथंभौर, चित्तौड़, ठीक है, और मध्य भारत में भी हुआ था। लखनौती, यानी लखनौती में विद्रोह होने शुरू हो गए थे। लखनौती कौन सा स्थान था? तो ये लखनौती पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा है, तो लखनौती, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण था उस समय। लखनौती जो था, ठीक है, लखनौती, लखनौती में विद्रोह, लखनौती में विद्रोह होना शुरू हो गए थे। और ये जो लखनौती पड़ता है आपका, ये कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो यहाँ पर ये विद्रोह होने शुरू हो गए थे। इसके साथ साथ दिल्ली की बात करें तो हम दिल्ली में देखिए एक व्यक्ति था जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन की विधवा जो थी, विधवा पत्नी, उसका नाम था मलिका जहां, ठीक है, मलिका जहां। तो दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ठीक है जलालुद्दीन की विधवा पत्नी थी मलिका जहां, मलिका जहां। मलिका जहां ने, इसका पुत्र था, ठीक है, कद्र खां। तो मलिका जहां ने कद्र खां को, मलिका जहां ने कद्र खां, ठीक है, कद्र खां को रुकनुद्दीन रुकनुद्दीन की उपाधि से संबोधित करके इसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, ठीक है। मलिका जहां जो थी, जो जलालुद्दीन की विधवा थी, विधवा पत्नी, क्योंकि जलालुद्दीन को तो मार दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो उसकी पत्नी का नाम था मलिका जहां। मलिका जहां का बेटा था कद्र खां, और कद्र खां रुकनुद्दीन की उपाधि लेकर के, देखिए किसकी, रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो ये इसके लिए भी एक समस्या खड़ी हो गई थी कि अब किस तरीके से इसको हटाया जाए। किस्ती के बाद कुछ दिन तक जो इससे शांत रहा, परिस्थितियों को भांपता रहा, देखता रहा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके आगे मैं कराता हूँ अभी आप इसको देख लीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट बात करें। जब ये दिल्ली का सुल्तान बन गया तो दिल्ली के सामने, यानी अलाउद्दीन के कुछ प्रारंभिक कार्य, इसने प्रारंभिक कार्य किए। कौन कौन से कार्य थे? तो देखिए सबसे पहले इसने एक मिलीजुली सरकार का गठन किया, जिसको 3 भागों में बांटा, ठीक है। प्रारंभिक कार्यों की बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक कार्य, तो देखिए प्रारंभिक कार्य जो थे, प्रारंभिक कार्य, ठीक है। सबसे पहले इसने एक मिलीजुली सरकार बनाई, ठीक है, एक मिलीजुली सरकार बनाई। मिलीजुली सरकार का गठन, मिलीजुली सरकार का इन्होंने गठन किया, और इसको इन्होंने मिलीजुली सरकार का गठन किया। तो इस सरकार को इसने 3 भागों में बांटा, ठीक है। इस सरकार को इन्होंने 3 भागों में बांटा। मिलीजुली सरकार जो बनाई थी, पहला दास वंश के अमीरों को, जो दास वंश के अमीर थे, उनको उच्च पदों पर नियुक्त किया, ठीक है। पहला था कि जो दास वंश के अमीर थे, कौन थे जी? दास वंश के अमीर, ठीक है। दास वंश के अमीरों को उच्च पद प्रदान किए, ठीक है।
पहला था कि इसने अपने दास वंश के जितने भी अमीर थे उनको उच्च पद प्रदान किए, जो जलालुद्दीन खिलजी के समय से चल रहे थे। जलालुद्दीन के अधिकारी वे अधिकारी जो उससे जा मिले थे। दूसरा कार्य क्या करा था इसने, दूसरा इसमें जो मिलीजुली सरकार का गठन किया, तो दूसरे वो थे, ठीक है, नंबर सेकंड पर वो थे दूसरे वे लोग थे, दूसरे वे लोग, ठीक है, दूसरे वे लोग जो अलाउद्दीन से जा मिले, अलाउद्दीन से जा मिले, ठीक है। दूसरे वे लोग थे जो अलाउद्दीन से जा मिले थे, जो जलालुद्दीन के ही साथी थे, लेकिन बाद में जाकर के परिस्थितियों को भाप करके ये सीधे किससे जाकर मिल गए थे, ये अलाउद्दीन से जाकर मिले थे। और तीसरे वो थे, तीसरे लोग जो वो थे, तीसरे इसमें जो सरकार थी, तीसरे लोग जो थे, तीसरे कौन थे, अलाउद्दीन के सगे संबंधी, ठीक है, अलाउद्दीन के सगे संबंधी, जैसे कि इसका भाई था, ठीक है, अलाउद्दीन के, ठीक है, सगे संबंधी, ठीक है, सगे संबंधी, अलाउद्दीन के सगे संबंधी तीसरे वो थे, जैसे इसका भाई था, ठीक है, इसने अपने भाई को एक महत्वपूर्ण पद दिया था। तो इस तरीके से इसने एक सरकार का गठन किया था, मिलीजुली सरकार का गठन किया था। प्रारंभिक कार्य इसका यही था कि एक ऐसी सरकार, यानी इसको पता था कि अगर मेरी सरकार में, यानी मेरे बाद जो मेरे मंत्री हैं, अगर मैं उनमें अपने ही लोगों को अपने लोगों को शामिल करूं तो मेरे लिए ज़्यादा सुरक्षा रहेगी, ये अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा। फिर भी लेकिन इसके खिलाफ फिर भी विद्रोह हुए, आंतरिक विद्रोह हो रहे थे, तो इसने कुछ प्रमुख पद दिए। अब कौन कौन से प्रमुख पद थे जिन्होंने इसमें प्रमुख पद दिए, अब इसमें जो प्रमुख पद दिए थे आप देखते चलिए, प्रमुख पद, ठीक है, प्रमुख पद, ठीक है, प्रमुख पद दिए। तो पहला देखिए, अब बात करें तो देखिए वजीर, वजीर का पद जो दिया गया था वो ख्वाजा खातिर को दिया गया था। जो वजीर बनाया गया था, वजीर 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 का पद दिया गया था ख्वाजा खातिर को, ख्वाजा खतीर को वजीर बनाया गया था, ख्वाजा खतीर को वजीर बनाया गया, ठीक है। इसके साथ साथ काजी, काजी जो नियुक्त किया गया था इसका नाम था सदरुद्दीन आरिफ, ठीक है, इसे दिल्ली का काजी बनाया गया था, काजी, ठीक है, इसका नाम था सदरुद्दीन आरिफ। क्या नाम था, सदरुद्दीन आरिफ। सदरुद्दीन आरिफ को इसने दिल्ली का काजी बनाया, बहुत महत्वपूर्ण पद होता था उस समय काजी का। दीवान ए इंसा, एक पद दिया था इसने, दीवान ए इंसा, और इसका नाम था जो दीवान ए इंसा का जो पद दिया गया था उसका नाम था ठीक है, उम्दुल मुल्क, ठीक है, उम्दुल मुल्क, इसका नाम था आला दबीर, ठीक है। दीवान ए इंसा, याद रखना, दीवान ए, ठीक है, नाम इनके थोड़े से ऐसे हैं, इंसा, दीवान ए इंसा का इसने, ठीक है, दीवान ए इंसा, ठीक है, इसका नाम था, मैंने भी नाम बताया था आपको, ठीक है, उम्दुल तुलक मुल्क, ठीक है, उम्दुल तुलक मुल्क, यानी आला दबीर लिख लीजिए इसका नाम, पता नहीं नाम इनके उल्टे सीधे ऐसे मिलते हैं, आला दबीर, ठीक है, आला दबीर याद रख लीजिए, क्यों पूरा आला दबीर, ठीक है, आला दबीर। आला दबीर को ये दीवान इंसा का पद दिया गया था, बहुत महत्वपूर्ण था, यानी जो सगे संबंधी थे उन्हीं महत्वपूर्ण पदों पे इनको बैठाना शुरू कर दिया था इसने, ठीक है। इसके साथ साथ नुसरत खां को इसने दिल्ली का कोतवाल नियुक्त किया था, ठीक है, नुसरत खां, याद रखना, दिल्ली का कोतवाल, ठीक है, दिल्ली का कोतवाल, कोतवाल जो बनाया था इसको नुसरत खां को, ठीक है, नुसरत खां को इसने दिल्ली का कोतवाल बनाया, महत्वपूर्ण पद था ये भी, क्योंकि पुलिस विभाग में सबसे ऊपर होता था। और सुरक्षा मंत्री जो बनाया था इसका नाम था जफर खां, तो जफर खां को सुरक्षा मंत्री बनाया गया था, ठीक है, तो याद रखना, सुरक्षा मंत्री, सुरक्षा मंत्री जो बनाया गया था उसका नाम था जफर खां। तो जफर खां को इसने सुरक्षा मंत्री बनाया, और धीरे धीरे सभी महत्वपूर्ण पदों पे इसने अपने सगे संबंधियों को बैठाना शुरू कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे सभी जितने भी सगे संबंधी थे, इनके जितने भी महत्वपूर्ण पद थे उनको बैठाना शुरू कर दिया था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी में। इसके समय में, इसके शासनकाल में कुछ विद्रोह हुए, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलाता हूँ, ठीक है। देखिए, इसके शासनकाल में कुछ विद्रोह हुए, ठीक है, तो इसके शासनकाल में 4 महत्वपूर्ण विद्रोह हुए,
4 महत्वपूर्ण विद्रोह हुए। 4 महत्वपूर्ण विद्रोह हुए, ठीक है। पहला तो हुआ था नए मुसलमानों का, ठीक है, नए मुसलमानों का विद्रोह हुआ था। और ये नए मुसलमान कौन थे? ये वही मुसलमान थे जो मंगोल में आकर के बसे थे, मंगोलपुरी में आकर बसे थे जो मंगोल थे। दूसरा विद्रोह था अपत खां का विद्रोह, ठीक है, अवध खां का विद्रोह। तीसरा था मंगू खां का विद्रोह, ठीक है, और चौथा था हाजी मोला का विद्रोह। तो इनके विषय में हम आगे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, पूरा अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।